ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानी सेंटर पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मैं जिस अस्पताल में नर्स थी वहाँ एक 80 साल की औरत रोज़ कम उम्र वाली लड़कियों को लेकर आती थी। वह सब लड़कियाँ अपना ऑपरेशन करवाने आती थीं। मैं हैरान होती कि ये औरत रोज़ाना कम उम्र की लड़कियों को कहाँ से लाती है। अचानक कुछ दिनों के बाद मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई। मैं उसकी हालत देखकर सब समझ गई थी। उसने नादानी में पाप कर लिया था। मैं ऑपरेशन करवाने के लिए उसे अस्पताल ले आई और उसी औरत को कहा कि मेरी बहन का भी ऑपरेशन करवाना है, कि अस्पताल वालों को ये पता न चले कि मेरी बहन है। मेरी बहन ऑपरेशन थिएटर से आई तो वह रो रही थी। उसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं उसे घर ले आई। मेरी बहन मुझे अपने कमरे में ले गई और रोते हुए बोली, मेरा तो सब कुछ लुट चुका है। फिर उसने अपनी कमीज हटाई तो मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम पूनम है। मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मुझे नर्स की ड्यूटी निभानी थी। ऐसे ही 3 साल गुजर चुके थे। अब मेरी नौकरी की वजह से मेरे घर में काफ़ी अच्छे हालात बदल चुके थे। अस्पताल में हमारे दिन ब दिन अच्छे गुजर रहे थे। हमारे कुछ सीनियर नर्स बहुत अच्छी थीं और हमें काम करने का बताती रहती थीं, मगर कुछ बड़ी नर्सें ऐसी थीं जो हमें पता नहीं क्या समझती थी। हर वक्त डांटती रहती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह का शिफ्ट वाले नर्स ने डिस्चार्ज बनाया था, मगर वह बगैर बनाए चली गई। और जब मैं और प्रीति अपनी दूसरी शिफ्ट पर गए तो इंचार्ज हमें डांटने लगी। फिर एक नर्स ने आकर उसके कान में पता नहीं क्या कहा कि वे कहने लगी, तुम उसे बिठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। न जाने कौन आया था, मगर नर्स बिंदु फौरन वहाँ से चली गई थी। मैंने और प्रीति ने भगवान की कृपा की। उस नर्स की उन दिनों किसी से भी नहीं बनती थी, सिवाय वार्ड बॉय हरीश अंकल के। बिंदु नर्स अंकल की उम्र की ही थी और उन दोनों के आपस में बहुत बनती थी। एक दिन मैं और प्रीति दूसरे वार्ड में जा रहे थे। एक नौजवान लड़का और लड़की, जो बहुत ही कम उम्र के लग रहे थे, हमारे पास आकर नर्स बिंदु के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा, आप कौन और उनसे क्या काम है? वह घबरा गए और कहने लगे, हमें सिर्फ नर्स बिंदु के पास ही जाना है। उसके साथ आया लड़का कहने लगा, चलो हम आगे चलकर देख लेते हैं। वह लड़का हुलिये से अच्छा खाते पीते घर का लग रहा था और वह लड़की गरीब घर की लग रही थी। लड़की घबराई हुई थी और बार बार अपना चेहरा छुपा रही थी। प्रीति हंसते हुए मुझे कहने लगी, बिंदु नर्स जहाँ बच्चे सफाई करवाते हैं वहाँ होगी। वह दोनों लड़का लड़की उसी तरफ जा रहे थे। उसका मतलब वह लड़की प्रेग्नेंट है और अपने आशिक के साथ यहाँ बच्चा ऑपरेशन करवाने आई है। मैंने बड़ी हैरानी से अपना मुंह खोल ही दिया था। वह लड़की 17 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी। मैंने कहा, बिंदु नर्स कभी ऐसा नहीं करेगी। वह तो बड़ी सख्त है, धक्के देकर उन्हें निकाल देगी। मगर प्रीति हंसते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने 3 साल कहाँ गुजारे हैं, जो तुम्हें अंदर की बातें भी नहीं मालूम है। मैं चौंक कर पूछा, कैसी अंदर की बातें? वह कहने लगी, यही कि वह बच्चे अबॉर्शन भी करवाती है, जो कुंवारी लड़कियां शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं। नर्स बिंदु और कुछ दूसरे नर्स जो उन लड़कियों का अबॉर्शन करती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारे रुपए मिलते हैं। ये सब जानना मेरे लिए एक हैरत वाली बात थी। मैं अपने काम से काम रखना पसंद करती थी। मेरी सिर्फ प्रीति से ही गहरी दोस्ती थी। मैंने नर्स बिंदु के बारे में सुनकर पूछा, अगर तुम्हें मालूम है तो उसका मतलब है कि कई लोगों को भी मालूम होगा, तो कोई भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाता? प्रीति कहने लगी, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ शिकायत करने वाला खुद ही फंस जाएगा और नौकरी से हाथ धो लेगा, क्योंकि नर्स बिंदु की पहुँच बहुत दूर तक है। मेरे दिमाग में सारा दिन ये बातें घूमती रही। वह लड़की मेरी आंखों के सामने आती रही। कितनी कम उम्र की थी और अभी से उन चक्रों में पड़ गई थी। उसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनको कितना दुख हुआ होगा। मगर फिर मैंने सोचा कि वह इसलिए तो बच्चा ऑपरेशन करवाने आई है ताकि किसी को पता ना चले। ऐसी लड़कियों को तो वैसे ही मार देना चाहिए, जो माँ बाप की इज्जत को कदमों तले रौंद देती हैं।
मैंने अगले दिन प्रीति को कहा, नर्स बिंदु जैसे लोगों की वजह से ही ऐसी लड़कियों का हौसला बढ़ता है। जब उन्हें पता होगा कि अबॉर्शन जैसा गैरकानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी, तो वह गलत कामों में पड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमें नर्स बिंदु के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। प्रीति कहने लगी, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी समस्या ये थी कि मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकती थी, मगर प्रीति ने मुझे सख्ती से डांट दिया था कि कोई नर्स बिंदु को कुछ नहीं कहेगा, उल्टा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। पहले तो शायद मैंने कभी गौर नहीं किया था, मगर अब कर रही थी। ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि हफ्ते में 2-3 ऐसे केस ज़रूर आते हैं। लेकिन एक और बात मैं नोट कर रही थी, अक्सर लड़कियों के साथ एक बूढ़ी औरत आती थी। वह औरत हर बार अलग अलग लड़कियों को लेकर आती थी। ऐसे मालूम होता था कि इन सब चीज़ों का वो कमीशन लेती हो, इसलिए ऐसी लड़कियों को लेकर आती थी। मैं ये सब बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। प्रीति मुझे समझाती थी कि तुम्हें क्या पड़ी है, वह लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं। कुछ दिन बाद मैं छुट्टियों पर अपने घर रहने गई। मेरी छोटी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। मुझसे छोटी बहन 18 साल की थी और कॉलेज के दूसरे साल में थी। घर गई तो अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देखकर खुश नहीं हुई है। मैंने नोट किया वह कॉलेज से देर आती थी और माँ को जैसे परवाह ही नहीं थी। मैंने कहा, बेटियों पर नज़र रखो। लता क्यों कॉलेज से देर आ रही है? मम्मी बिल्कुल बेफिक्र होकर बोली, वह एक्स्ट्रा क्लास लेती है इसलिए देर से आती है। अस्पताल में नौजवान लड़कियों के हाल देख देख कर मैं बहुत चौकन्नी होती जा रही थी। इसलिए एक दिन मैं बगैर बताए छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज चली गई। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा। वह घर आई तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन मम्मी के सामने वह साफ मुकर गई और झूठी कसम खा ली। मम्मी ने भी मेरा यकीन नहीं किया और छोटी बहन को प्यार करने लगी। मैं वापस अपने ड्यूटी पर आ गई। एक हफ्ते बाद की बात है, जब माँ ने रोते हुए फ़ोन किया और कहा, पूनम तू सच कह रही थी, ये कमीनी लता का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, ये प्रेग्नेंट हो गई है। मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़े। माँ मुझे ये कह रही थी, अपने अस्पताल में किसी से कहकर उसका अबॉर्शन करवा दो। अगर किसी को इस बात के बारे में पता चल गया तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं यहाँ आने वाली कुंवारी लड़कियों को नफ़रत से देखती थी और मेरी अपनी बहन इस तरह की निकली थी। माँ ने उसे मेरे पास भेज दिया। मैं अब क्या करती? मैं किसी को नहीं बता सकती थी, मेरी बेइज्जती होती। ऐसे में मुझे नर्स बिंदु ही याद आई, जो मेरी बहन का अबॉर्शन करवा सकती थी। मैंने प्रीति से बात की। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि सबको मालूम हो कि मेरी बहन है। कहने लगी, फिर उसी बूढ़ी औरत से बात करते हैं जो ऐसी लड़कियों को यहाँ लाती है। मैंने भेष बदल कर एक दिन उस औरत से बात की, उसे कुछ पैसे दिए। अगले ही दिन वह औरत मेरी बहन को लेकर नर्स बिंदु के पास ले गई। बहन वापस आई तो मैंने पूछा, काम हो गया? कहने लगी, नहीं, ये लोग यहाँ काम नहीं करते, बस टेस्ट करते हैं, बाकी का काम ये कहीं और करते हैं। मैंने कहा, इसी औरत के साथ चली जाना। वहाँ भी मैं मजबूर हो गई थी। जिस काम को गलत और गैरकानूनी कह रही थी, आज वक्त पड़ा तो वही काम खुद करना पड़ा था। मैंने बहन को उस औरत के साथ उसको भेज दिया था। बहन का अबॉर्शन हो गया और वह बाद में घर वापस चली गई। प्रीति ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी पूरी एक तनख्वाह खर्च हो गई थी। छुट्टी मिली तो मैं घर चली गई। लता को देखकर मैं चौंक गई थी। वह पहले से बहुत कमज़ोर और बीमार लग रही थी। मेरे पूछने पर माँ कहने लगी, जब से अस्पताल से आई है उसकी हालत है। मैं समझी कि शायद लता अपने किए पर पछतावा कर रही है और खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए कमज़ोर हो गई है। वैसे भी मैं अपनी बहन से नाराज़ थी, इसलिए एक दिन घर रहकर वापस आ गई। तो प्रीति ने अजीब बात बताई। कहने लगी, कल एक लड़की आई थी, नर्स बिंदु ने उसका 1 महीना पहले ऑपरेशन किया था। वह लड़की नर्स बिंदु के गले पड़ गई। नर्स बिंदु उसे अपने कमरे में ले गई और
कमरा अंदर से लॉक कर दिया था, लेकिन वह लड़की न जाने क्या चुराने की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि तुमने मेरे जिस्म से कुछ चुरा लिया है, मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर कांप गई थी। प्रीति बड़े अफसोस से कहने लगी, मैंने उस लड़की को देखा था, बेचारी का बहुत बुरा हाल था। एकदम कमज़ोर और पीली पड़ चुकी थी। आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले रंग के निशान और धब्बे पड़ गए हैं और उस बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। प्रीति की बातों पर मैं चौंक गई। ये सब मेरी बहन लता के साथ भी तो हो रहा था। उसने मुझे कहा भी था कि जब से मैं अस्पताल से आई हूँ कमज़ोर होती जा रही थी। वह कहती थी कि मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। अगर प्रीति की बात ठीक कह रही थी तो फिर लता के साथ भी कुछ गलत हो रहा था। वह भी तो बहुत कमज़ोर लग रही थी, ऐसे जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। मैंने फ़ौरन मम्मी को फ़ोन करके लता को अस्पताल लाने को कहा। मैंने प्रीति को सारी बात बताई तो वह कहने लगी, लता, हम लोग अभी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, दूसरे अस्पताल में पहले उसका टेस्ट करवा लेते हैं। हमने दूसरे अस्पताल में लता का पूरा टेस्ट करवाया तो एक ऐसी हकीकत का खुलासा हुआ जिसे सुनकर हम दोनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हम दोनों भागते हुए अपने अस्पताल में नर्स बिंदु के वार्ड तक पहुँचे। नर्स बिंदु इतनी हद तक गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामला अबॉर्शन से बढ़कर कहीं आगे का था। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो शायद हमें कभी भी पता नहीं चलता। प्रीति कहने लगी, आज तक मैं तुम्हें रोकती आई हूँ, मगर अब मामला हाथ से निकल चुका है। नर्स बिंदु और उसके साथियों को रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने सबसे पूछा कि नर्स बिंदु कहाँ है, तो पता चला वह छुट्टी पर है। अब सिर्फ एक ही सूरत थी कि हम उस औरत तक पहुंचने की कोशिश करें जो वह औरत यहाँ लड़कियों को लाया करती थी। मेरी बहन लता ने हमें बताया कि वह लाजपत नगर के पास ही रहती है। फिर मैंने और प्रीति ने अस्पताल के रजिस्टर से उस औरत का सही पता लिख लिया था। मैं और प्रीति एक पुलिस ऑफिसर के पास गए और उसे सारी बात बता दी। वह कहने लगा, सबसे पहले हमें उस औरत तक पहुंचना होगा। जैसे ही हम उस औरत के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर आने की आहट हुई तो मालूम हुआ उस घर में तो कोई औरत रहती ही नहीं है। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला और बताया कि हम सिर्फ बाप बेटे इस घर में रहते हैं। उस लड़के की बहन और माँ नहीं है। हमने उस औरत की तस्वीर अस्पताल के सीसीटीवी से निकाली थी। वह उस लड़के को दिखाई तो उसने पहचानने से मना कर दिया। कहने लगा, अब आप बेशक घर की तलाशी ले सकते हैं और मोहल्ले वाले से किसी से भी पूछ लें, हमारे घर में कोई औरत नहीं रहती। हम मायूस होकर वापस पलटने लगे। जब उस लड़के की आवाज़ पर हमने कदम वहीं पर रोक लिया। उसने कहा कि हमारे घर कोई औरत नहीं रहती, मगर मर्द के भेष में एक औरत ज़रूर रहती है। हम तीनों उसकी बात पर हैरान रह गए थे। वह कहने लगा, आप अंदर आइए, मैं सब बात बताता हूँ। हम 3 भाई हैं, हमारे घर कोई औरत नहीं है। हमारी माँ की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। मेरी कोई बहन भी नहीं है। हमारा सारा दिन हम अपने काम पर होते हैं और पापा सारा दिन घर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में नोट करने लगा था कि ऐसे लग रहा जैसे हमारे घर कोई औरत है। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं बल्कि दूसरे भाइयों ने भी नोट की थी। घर में अजीबोगरीब वाक़ये होने लगे थे। एक दिन मैं काम पर जाने लगा तो मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैं पापा से पूछने उनके कमरे में गया तो वह कमरे में नहीं थे, मगर उनकी चारपाई पर एक लाल रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। मैं हैरान हुआ कि ये मामला क्या है। हमारे घर तो कोई औरत नहीं है। मैंने पापा से पूछने का इरादा किया, फिर परे कर दिया, क्योंकि वे काफ़ी अरसे से बहुत चुप चुप से हो गए थे। हम भाइयों को काम से आते आते रात हो जाती थी। थकान इतनी होती थी कि खाना खाते ही नींद आ जाती थी। ऐसे में बहुत बार दिल किया कि पापा से पूछूं, मगर वक्त ही नहीं मिला और अब ये सब देखने को मिल रहा था। फिर एक दिन मेरा छोटा भाई बंटी कुछ परेशान सा था। वह मेरे कमरे में आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, पापा का रवैया कुछ दिनों से बदला बदला सा है। मुझे लगता है वह कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने कुछ देखा है क्या?
मैंने लाल दुपट्टे वाली बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था और ना ही छोटे भाइयों के बताया था। बंटी कहने लगा, कल आधी रात के वक्त आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे पापा के कमरे में कोई औरत की आवाज़ आ रही है। मैं उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया था और उसकी आवाज़ में उससे कहा, अरे भाई, पापा के कमरे में भला किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है? हो सकता है वे टीवी देख रहे हों। कहने लगा, भाई क्या हो गया है आपको? हमारे घर में कौन सा टीवी है जो पापा देखेंगे? मैंने भी हड़बड़ाहट में न जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। अपनी बात को संभालने के लिए मैंने कहा, अरे हो सकता है पापा मोबाइल पर कुछ देख रहे हों। अपने भाई को तो मैंने किसी तरह तसल्ली दिलवा दिया था, मगर खुद में शक में पड़ गया था कि पापा को क्या हो गया है। रात को खाने में से औरत का बाल निकलता तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर मजाक में कहने लगा, पापा रोज़ खाने में से लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं, सब ठीक तो है? आप चोरी चोरी हमारी सौतेली माँ तो नहीं ले आए जो रोज़ अपने बाल खुले छोड़कर खाना पकाती है? मैंने देखा कि भाई के इस मजाक पर पापा का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। उनकी रंगत बदल सी गई थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाती है। उन्होंने कोई जवाब नहीं देते हुए जल्दी से किचन से निकल गए। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागा, मगर बाहर तो किसी औरत का नामो निशान नहीं था। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। हैरत की बात यह थी, पापा भी अब घर पर नज़र नहीं आ रहे थे। मैं तो दंग ही रह गया कि ये क्या मामला है। एक दिन मैं काम पर से आया और घर पर था ताकि देख सकूं कि हमारे घर कौन सी औरत आती है, अंदर छुपी हुई है। कुछ देर बाद अपने कमरे से निकल कर देखा तो पापा कहीं भी नज़र नहीं आए। मैं बहुत परेशान हुआ, अंदर कमरे में झांका, पापा कहीं नज़र नहीं आए। मेरा शक फेल हो गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि गलती तो मेरी ही थी। मैं घर पे था, उस बात का पापा को मालूम नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा शक बनाना चाहिए था कि मैं घर पर नहीं हूँ और घर पर ही छुपकर रह जाता और पापा को पता भी नहीं होता। तभी मुझे उनका राज मालूम होता। मुझे लगता था पापा से कोई औरत मिलने आती है। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने ऊंची आवाज़ से कहा, पापा मैं काम पर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। गली से बाहर निकलते ही मैंने भाइयों को कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। मैं जल्दी से घर जाकर अपने कमरे में छुप गया। थोड़ी ही देर बाद पापा किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब देख रहा था। थोड़ी ही देर बीते थे कि मुझ पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि पापा के कमरे से कोई औरत निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं जल्दी से चोरी चोरी कमरे से बाहर निकला और जो कुछ मैंने देखा, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। मैं तो दंग रह गया, ये क्या देख रहा हूँ। मैंने देखा कि पापा ने औरत वाली सैंडल बड़े आराम से पहनकर गली में झांका। जब देखा कि गली में कोई नहीं है तो तेजी से दरवाज़ा वैसे ही बंद करके बाहर चले गए। मैं भी जल्दी पापा के पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने ऐसा हुलिया बदल रखा था कि कोई शक नहीं कर सकता था औरत के रूप में कोई आदमी जा रहा है। उन्होंने अपना चेहरा अपने दुपट्टे से ढक रखा था। मैं उनके पीछे जा रहा था। वह जल्दी ही एक बंगले में चले गए। मैं भी अंदर जाने लगा तो गेट पर चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा, ओ भाई, मुंह उठाकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, अभी अभी जो अंदर गई हुई है, मेरा मतलब जो औरत अंदर गई है वह कौन है? कहने लगा, वह मैडम की खास नौकरानी है। मैंने कहा, उस नौकरानी का बेटा हूँ, उसकी कुछ चीज़ रह गई है, वह देने आया हूँ। मैं बहाना करके अंदर चला गया। अंदर का तो माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि एक खास कमरे में 12-13 नर्सें हैं और मेरे पापा एक औरत के रूप में थे और वहाँ किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा है। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही मालूम है। अभी परसों की बात है, मैं उन दिनों सोच रहा हूँ कि मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि पैसों की लालच में पापा कोई गलत काम कर रहे हैं। मैंने उस लड़के से बेताबी से पूछा, क्या मुझे वह जगह बता सकते हो जहाँ तुम्हारे पापा उस दिन गए थे, या तुम मुझे वह एड्रेस समझा दो। उसने जल्दी से एड्रेस बताया तो मैं और प्रीति जल्दी से पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गए और
वह घर नर्स बिंदु का था। इत्तेफाक से हम आज वक्त पर पहुंच गए थे क्योंकि अभी वहां ऑपरेशन शुरू होने वाला था। पुलिस ने वक्त पर छापा मार दिया, उन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज़्यादा धक्का ये देखकर लगा था कि औरत के भेष में हरीश अंकल थे, वही जो रात के शिफ्ट में अस्पताल में नौकरी करते थे और दिन के वक्त औरतों के रूप धारण करके हफ्ते में 1 या 2 बार काम करते थे। जब मेरी बहन की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया था कि उसके जिस्म से एक गुर्दा निकाल लिया गया है और ये काम तभी हुआ था जब उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे बेहोश किया गया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, वे लोग इतने घिनौने काम में मिले हुए थे। अंकल हरीश ही औरतों का भेष बदलकर उन लड़कियों को नर्स बिंदु के पास ले जाता था। अक्सर अंकल हरीश का बहुत ऐसे लोगों से मिलना जुलना था जो लड़कियों से गलत काम करवाते थे और जब कोई मामला बनता तो अंकल हरीश, जो कि राखी के नाम से मशहूर हो चुके थे, वे लोग अंकल को पैसे देते और अंकल अस्पताल में जाकर नर्स बिंदु से ये काम करवाता था और फिर ऑपरेशन करने उन लड़कियों के जिस्म से गुर्दे निकाल कर बेच लेते थे। ये सब काम अंकल हरीश करते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अंकल हरीश का बड़ा बेटा एक अच्छा और समझदार इंसान था, तभी तो उसने हमें सब कुछ बता दिया। पुलिस ने नर्स बिंदु और हरीश और बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। मैं खुश थी कि मेरी वजह से ये सब लोग पकड़े गए। हम दोनों ने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए उन खतरनाक लोगों को भी बेनकाब किया गया था और बाकी लड़कियों को बचा लिया गया था। मगर ये दुख था, मेरी बहन सारी उम्र के लिए अपने एक गुर्दे के बिना जिएगी। शायद उसे ये सब अपने किए की सज़ा मिल रही थी। तो बताइए दोस्तों, नर्स ने जब अपनी बहन की बारी आई, जब उसने ये कदम उठाया, ये कदम वह पहले भी उठा सकती थी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये इमोशनल स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।